हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन, कौन सा सेक्शन चल रहा है? सेक्शन नंबर 172। तो पुलिस डायरी के बारे में बता यही पढ़ने वाले ना। तो सबसे पहले तो सभी महानुभाव जो कि ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो पहले तो कृपया करके अपना कैमरा ऑन कर लें और आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो। कैमरा ऑन करें ज्योति जी, मोनिका जी और धनंजय जी। और यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो आप सेक्शन नंबर 172 के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले से दो तीन चीजें देख लेते हैं, जैसे कि धनंजय जी नहीं थे कल क्लास में, शायद ठीक है क्या सर क्लास में आज? आई मीन आप धनंजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? धनंजय जी आपको आवाज आ रही है कि मेरी? ज्योति जी आप हैं क्या क्लास में? यस सर। मोनिका जी आप भी हैं क्लास में? यस सर। कैमरा ऑन रखो। अब देखो यहाँ पर हम सेक्शन 172 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो आज बात करने वाले हैं, जो हम प्रीवियस सेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, सबसे पहला था जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 169 और दूसरा सेक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 170। और इनसे रिलेटेड जो मेन चीज थी वो थी सेक्शन 171 के अंदर, राइट है ना? यहाँ पर 169 में हमने क्या चीज देखी थी? ऐसा सेक्शन जो क्या बता रहा था कि जहां पर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई या एफआईआर की गई, कौन से सेक्शन में की गई एफआईआर? 154 के अंदर, सेक्शन नंबर 154 में जहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई हो, एफआईआर की गई हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्शन 156 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग की गई हो, पढ़ा था ना? तो जब ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन किसी बात के लिए की जाएगी कहीं पर, जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो क्या होता है? सर्च होगा वहां पर, भाई डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे आप कोई सबूत ढूंढेंगे, एविडेंसेस देखोगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या पढ़ा था आपने? इन्वेस्टिगेशन बताओ क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H डिफाइन करता है ना, क्या बताता है इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? ज्योति जी बताइए। तमन्ना जी आप भी, तमन्ना जी है ना आपका नाम? तमन्ना जी आप भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, बताइए इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या था? ज्योति जी, मोनिका जी आप बताइए। सर अदर देन ट्रायल और इंक्वायरी और ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। ये क्या मतलब कुछ भी? मैंने आपको उस दिन बताया था इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंसेस को ढूंढना, बताया था कि नहीं बताया था? कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है ना इसका मतलब। जब एविडेंसेस को कौन ढूंढेगा? इन्वेस्टिगेशन कौन करने जाता है? पुलिस ऑफिसर करने जाएगा या सबऑर्डिनेट करने जाएगा उसका, या कोई और ऑथराइज्ड व्यक्ति जो सब इंस्पेक्टर का हो उसको, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइज कर रखा हो स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो व्यक्ति क्या करने जाएगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा 156 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेगा? फैक्ट देख के आएगा ना कि कहां पे अपराध हुआ, कहां पे अपराध नहीं हुआ, ये तो देखेगा उसके अंदर। तो अपराध जहां पे हुआ तो उससे रिलेटेड एविडेंसेस कैसे कैसे मिल रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने किसी के घर में चोरी की, तो चोरी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या की जाएगी? कहां से तो उसने तोड़ा, घर को कहां से घर में घुसा, कहां से क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, उसके उसके साथ कितने लोग थे, या कैमरा कहां लगा हुआ था तो कैमरे में वीडियो आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो थे। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस से क्या मिल रहा था हमें? सबूत मिल रहे थे। ये सारे कलेक्ट करके इसकी रिपोर्ट जो है, इसको अपन फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। कौन से सेक्शन में? 173। यहाँ पर देनी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सबूत मिला ही नहीं, उसके खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं लग पा रहे थे। जैसे ही आपको कोई सबूत मिल जाता तो वो 170 में चला जाता। 170 कहता है कि इसके अंदर
जिस व्यक्ति के ऊपर आपको एविडेंस मिल गए हैं कि भाई ये सच में इसने चोरी की है, तो उसके एविडेंसेस भी कहा जाते हैं 173 जो फाइनल रिपोर्ट के बारे में बात करता है। और अगर एविडेंस नहीं मिले रिपोर्ट तो फिर भी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट तो ध्यान ये रखना है कि जब भी एफआईआर होगी तो उसकी फाइनल रिपोर्ट तो जाएगी ही जाएगी, चाहे सबूत मिले या नहीं मिले। क्यों जाएगी? क्योंकि वो एक स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होने की वजह से। और कोर्ट जब आप क्या करते हो, जब भी कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है, तो हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, सेक्शन नंबर 157 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वहां पे प्रोसीजर बता रखा था इन्वेस्टिगेशन का। तो वहां पर क्या पढ़ा था, जैसी ऐसी कोई भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन या कोई अदरवाइज इंफॉर्मेशन जो है किसी इंस्पेक्टर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को मिलती है, सब इंस्पेक्टर को मिलती है, तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा, वो भी इमीडिएटली किसको, अपने मजिस्ट्रेट को जिसके जुरिसडिक्शन में है। क्यों भेज रहा था? जिससे उसको बता सके कि साहब ऐसे ऐसे अपने यहाँ पर अपराध हुआ है, ऐसी कोई घटना घटित हुई है। भेजी थी ना एक रिपोर्ट, देखी थी ना अपने कहाँ पे भेज रहा था, तो एक रिपोर्ट यहाँ पे देगी। फिर ऐसी एक और रिपोर्ट थी जो सबऑर्डिनेट के द्वारा गई थी, कौन सा सेक्शन था बताओ? 168 सेक्शन नंबर 168 के अंदर भी एक सबऑर्डिनेट के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है। और मैंने आपको फिर थर्ड एक और रिपोर्ट बताई थी जो 173 में जो फाइनल रिपोर्ट आती है। लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट किन चीजों से निकल के जाती है? जब कोई एविडेंस निकल के आता है, या तो एविडेंस नहीं मिला, जब एविडेंस नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, उस अक्यूज को छोड़ोगे ना, क्या करोगे उसका, जब एविडेंस ही नहीं मिला उसके खिलाफ तो उसको छोड़ दोगे। तो आप जब छोड़ते हो तो उसको बेल पर छोड़ दो, क्योंकि आपको भी संदेह तो है उसके ऊपर, लेकिन एविडेंस ही तो नहीं मिला। तो आप क्या करोगे, जब उसके खिलाफ एविडेंस ही मिला उस केस को लेकर के, तो आप उससे बेल बॉन्ड करवाओगे। मैंने बताया था फॉर्म नंबर कौन सा था, फॉर्म नंबर 28 बताया था ना, कौन से शेड्यूल के अंदर पाए जाते हैं ये फॉर्म? सेकंड शेड्यूल। तो शेड्यूल नंबर 2, तो हमें शेड्यूल नंबर 2 में फॉर्म नंबर 28 जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, उसको बेल और बॉन्ड पे छोड़ा जाता है। और क्या कंडीशन पे छोड़ा जाता है कि साहब अभी तो आपके खिलाफ अपराध नहीं मिला, लेकिन जब जब आपको बुलाया जाए मजिस्ट्रेट के सामने, कौन सा मजिस्ट्रेट पढ़ा था ना, क्या जुरिसडिक्शन था उस मजिस्ट्रेट का? कॉम्पिटेंट था। कह रही है कि कॉम्पिटेंट था वो मजिस्ट्रेट। एक तो वो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता हो, दूसरा था कि वो ट्रायल कर सकता हो, और तीसरी बात थी कि जो कमिट फॉर द ट्रायल। बड़ी थी ना चीजें। तो वहां पर अगर ऐसा है तो फिर वो क्या कर सकता है, जब भी मजिस्ट्रेट बुलाएगा तो उसको, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई भी आरोप तो लगे थे कि भाई ऐसे ऐसे इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, मैंने बताया था ना कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेते हो आप किसी को। लेकिन जब आपने एक और चीज यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लिमिटेशन बता रखी होती है कि उसे कब तक आप कस्टडी में रख सकते हो, बताता है ये भी। कौन सा सेक्शन बताता है बताओ? अरे भाई माइक ऑन करके बताओ मेरे को, कौन सा ऐसे सुनाई देगा? सेक्शन नंबर 167 पढ़ा था ना इसके बारे में। सेक्शन नंबर 167 बताता है आपको कि टाइम पीरियड लिमिटेशन क्या होगा। तो पुलिस कस्टडी में रखेंगे तो कितने दिन के लिए? केवल और केवल 15 दिन के लिए, चाहे उस मजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन हो या नहीं हो, लेकिन उसके पास पावर है इस तरीके की। लेकिन वो मजिस्ट्रेट कौन होना चाहिए बताओ? वो कौन सा मजिस्ट्रेट है जिसके पास पावर होगी 15 दिन की कस्टडी में रखने के लिए, पुलिस कस्टडी में रखने के लिए? बताओ, ये बताओ भाई। कौन सा मजिस्ट्रेट होता है ऐसा? सर दोनों ही होते हैं, इसको अधिकारिता हो या ना हो। अरे अधिकारिता हो या ना हो, मैंने कब मना किया इसके बारे में? मैं कह रहा हूँ मजिस्ट्रेट कौन सा होता है? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब वो जुडिशियल में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एमएम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है तो उसको क्या टाइम पीरियड होता है, मतलब कितने लिमिटेशन दे सकता है? बिल्कुल। और क्या पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर लिमिटेशन जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में पीसी कहते हैं इसको, पुलिस कस्टडी जो 15 दिन तक की हो सकती है, 15 दिन तक की हो सकती है, 15 दिन की जरूरी नहीं है कि 15 दिन ही हो।
और अगर ये चीज कौन दे रहा है, एमएम या जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर इसी और ये जो दे सकते हैं, ये अगर जुडिशियल कस्टडी हो इसी में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जेसी, पीसी और जेसी होते हैं ना, तो ये कितने दिन की हो सकती है, 90 दिन की भी हो सकती है, और दूसरा 60 दिन की भी हो सकती है। 90 दिन किस केस में होगी बताओ धनंजय जी, 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी कब दी जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इस पे लगवाया भी था इसका। एलआई और 10 ईयर। एक तो डेथ, अगर मान लो किसी डेथ का मतलब क्या, किसी की डेथ करना नहीं। डेथ का मतलब है कि उसने कोई ऐसा व्यक्ति ने जिसके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप लगा है, उस व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो कितनी क्या है, डेथ, या उसकी पनिशमेंट जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी पनिशमेंट जो है वो एलआई है, या उसकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा की है। तो ऐसे केसेस अगर हैं तो उस केस में तो 90 दिन की कस्टडी में रखा जाएगा। और ये कस्टडी कौन सी होगी, जुडिशियल कस्टडी। और दूसरी बात हमने 60 का देखा था कि 7 दिन के लिए कब रखा जाएगा, तो हमने उसमें देखा कि अगर अदर देन ऑफेंस, मतलब जो ये 3 कैटेगरी बता रखी है, डेथ से पनिशेबल हो, एलआई से पनिशेबल हो, या 10 साल से ज्यादा की ऑफेंस की सजा मिल रही हो उसे, तो इनको छोड़कर, इन तीनों सब्जेक्ट मैटर को छोड़ करके अगर कोई और ऑफेंस करता है छोटा मोटा, जैसे 3 साल की, 7 साल की, 5 साल की, 8 साल की सजा मिल रही हो, लेकिन 10 साल से ज्यादा की होगी तो 90 की, और अगर उनसे कम की होगी, अदर देन ऑफेंसेस अगर पनिशेबल है, तो उस केस में उनको केवल 60 दिन तक की जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। समझ में आया था ना ये सारी चीजें? लेकिन इस कस्टडी में क्यों रखा जा रहा था, 15 दिन में, 7 दिन में? और इसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज बताई थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास जाओ पावर हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, कन्फर्ड की गई हो, तो ऐसे केस में उसके पास कस्टडी देने का कितना टाइम पीरियड होता है, 7 डेज। 7 दिन पढ़ा था ना? मैंने आपको कल एक और क्वेश्चन बताया था, एक चीज और बताई थी कि अगर मान लो ये 90 दिन कंप्लीट हो जाते तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, जुडिशियल कस्टडी जो 90 दिन या 60 दिन की रखी गई थी, तो बेल पर छोड़ देगा, ये वर्तिका जी का कहना है। लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर बेल पर उस व्यक्ति को छोड़ा ही नहीं जा सकता, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि वो सस्पिशियस है और फिर से क्या लगे मजिस्ट्रेट को, वो सस्पिशियस है और मतलब उसको नहीं छोड़ सकते अगर उसके पास रीजन हो। मेरे को क्या सुनाई दे, बताओ भाई, मोनिका जी बताओ। जब वो बॉन्ड दे नहीं सकता व्यक्ति, पढ़ा था ना ये चीज, जब वो व्यक्ति खुद बॉन्ड नहीं दे पा रहा है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। कौन सा प्रोविजन कहता है इसके बारे में बताओ, क्या लास्ट में? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो इसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बताता है, जहां पर ऐसी बात है कि फर्दर डिटेंशन भी उसकी अलाउ की जा सकती है ऐसे केस में जबकि 90 दिन और 60 दिन का पीरियड भी निकल गया हो, उसके बाद भी उसे फर्दर डिटेन किया जा सकता है, और जब तक रखा जा सकता है जब तक कि वो बेल नहीं लेते या उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ये पहली प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान 169 आया, जहां पर एविडेंस के बारे में कुछ नहीं पता चला तो हमने उस व्यक्ति को छुड़वा दिया, उससे कहा कि भाई जब जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाना। लेकिन कौन सा मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 190 में पता रखा हो, जिसको कॉग्निजेंस लेने की अधिकारिता हो, या सेक्शन 193 इसमें कमिटल ऑफ ऑफेंस की बात होती है, पढ़ा था ना कमिटल के बारे में, कमिट कहां किया जाता है, सेक्शन नंबर 193। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे पहले। फिर हमने बात की थी 170 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चार्जशीट तैयार कहां से की जाती है, तो चार्जशीट जो है वो आपकी सेक्शन 170 से ही तैयार होती है। जब किसी व्यक्ति को लेकर के कोई अपराध के बारे में पता चल गया हो और उससे रिलेटेड सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गए हो, कौन बताता है इसके बारे में, 170। वो कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर सफिशिएंट एविडेंसेस उससे रिलेटेड मिल गए हो तो ऐसे केसेस में उसकी एफआर 173 के अंदर की जा सकती है।
हालांकि दी तो इसमें भी जा रही थी, लेकिन इसमें भी दी जा सकती। और मैंने आपको उसके बारे में और भी जानकारी दी थी। अगर सपोज करो एविडेंस मिले या एविडेंस नहीं मिले, तब भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। बताया था ना, कौन सा क्लॉज बताया था, 170 का 3(8) क्लॉज, बताओ। तो हमने यहाँ पर ये चीज भी देखी, 170, 169 इन चीजों के बारे में पढ़ा, एफआर कब होती है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 169 को किस नाम से जाना जाता है, आशा जी बताओ, किस नाम से जाना जाता है? क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट के नाम से जाना था। क्यों कहते हैं इसको क्लोजर रिपोर्ट, बताओ। सर यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलते ना, तो उसकी एंट्री करके अगर मजिस्ट्रेट से कोई आदेश ना मिले, मतलब इन्वेस्टिगेशन का, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, तो वो क्लोज हो जाता है ना मैटर। वो तो करना पड़ेगा, ट्रायल वगैरह भी नहीं होंगे, वो तो करना पड़ेगा ना, खुद कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफिशिएंट एविडेंस, जैसे कि आशा जी बताना चाहिए कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उससे रिलेटेड कोई एविडेंस ही नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड भी नहीं है, किसी तरीके से कुछ मिला ही नहीं उसके रिलेटेड, तो फिर ऐसे केस में उसकी जो रिपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाता है। तो उसकी जो रिपोर्ट उसको लेकर के आई, जो एफआईआर जो हो रही थी, वो क्या हो गई, क्लोजर रिपोर्ट के नाम से गई, लेकिन जाएगी कहां पर, 173 में तो जाएगी। तो इसी तरीके से 170 में क्या हुआ, यहां से चार्जशीट बनना तय होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस मिल गए ना, उसमें पता चला क्या, किस बात के बारे में पता चला कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उससे रिलेटेड सफिशिएंट एविडेंस मिल गए। और एविडेंस में क्या मिले थे, हमें कोई ऑब्जेक्ट मिला था, कोई डॉक्यूमेंट मिला है, लेते हैं सारी चीजें, तो फिर वहां पर उसकी जो रिपोर्ट है वो 173 में जाती थी। लेकिन इससे पहले भी हमने एक और चीज देखी थी, कंप्लेनेंट के बारे में या विटनेसेस, पढ़ा था ना, कंप्लेनेंट और विटनेस के बारे में। सेक्शन 70 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर मान लो कंप्लेनेंट और विटनेस से रिक्वायर की जाती किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि आपको भी किसके समक्ष पेश होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। भाई अक्यूज के बारे में एविडेंसेस मिल गए थे, भाई 169 में क्या हुआ, एविडेंस नहीं मिले, तो हमने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, क्या नहीं किया। उस केस में तो हमने 173 के अंदर उसकी रिपोर्ट देकर छोड़ दी। लेकिन 170 में क्या हुआ, 170 में जैसे एविडेंसेस मिल गए तो मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को तो पेश किया, उससे रिलेटेड रिपोर्ट को भी पेश किया, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट थे जो रिक्वायर किए गए थे, जैसे कि वेपन्स हो गए, कोई डॉक्यूमेंट हो गए, उनको उसके सामने पेश कर दिया। इसके अलावा क्या देखा कि वहां पर अगर पुलिस ऑफिसर कहता है आई विटनेसेस जो है जिन्होंने देखा है, या कोई और विटनेस है, या कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट किया है, इंफॉर्मेंट है जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, उनको भी कहेगा कि तुम भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। लेकिन अब हत्या तो करेगा नहीं उनको पेश, उसके लिए एक तारीख तय तो करी जाएगी ना, तो उसके लिए इनसे क्या करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है बॉन्ड। क्या करवाता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाता है। किससे करवा रहा है, कंप्लेनेंट से और विटनेस से। कौन से फॉर्म नंबर में, 29 बिल्कुल, फॉर्म नंबर 29 ऑफ शेड्यूल 2। यहाँ पर इनसे फॉर्म भरवा दिया जाएगा कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, इस तारीख को जब मैं तुम्हें बुलाऊं, जब टाइम टू टाइम बुलाऊं, तो उस टाइम पर तुम्हें पेश होना है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट कौन होगा, जो कॉग्निजेंस ले सकता होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली थी इसके बारे में। फिर इसके अलावा हमने 171 देखा था। अब सपोज करो जिसको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था ना व्यक्ति से कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, तो मैंने आपको पहले ही एक ऐसा सेम प्रोविजन बताया था, 160 सेक्शन नंबर 163, जहां पर उससे कहा गया था अगर कोई विटनेस या कोई और व्यक्ति अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, तो आप उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है किसी तरीके से उसे बाध्य नहीं करेगा किसी स्टेटमेंट को देने के लिए, धमकी दे करके, लोभ लालच दे करके ऐसा कुछ नहीं करवाएगा उससे। पढ़ा था ना, इसी तरीके से हमने उसके बारे में कहा कि अगर वो कोई स्टेटमेंट अगर देना चाहता है तो उसको डराएगा धमकाएगा नहीं कि तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उसको किसी तरीके का रोकथाम नहीं करेगा, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं लगाएगा।
तो उसके बारे में 163। तो सेम प्रोविजन इसी तरीके का 171 में बताया है। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, इसको बाध्य किया गया कि तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। सीखा ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा तो कहा कि भाई पुलिस ऑफिसर के साथ तुम्हें रिक्वायर नहीं है जाने के लिए। पता चले कि पुलिस वाली तुम्हें मार दे कहीं बीच में ले जाकर के, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति अक्यूज के खिलाफ अगर एविडेंस दे दिए, कोई अपनी आई विटनेस ने कोई कह दिया तो वो तो फंस जाएगा बेचारा। तो पुलिस ऑफिसर के साथ तुम्हें रिक्वायर नहीं है जाना, उनकी कंपनी नहीं लोगे किसी भी तरीके से। पढ़ा था ना, बोलो तो सही, हाँ ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि किसी तरीके से कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो है उनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर के साथ ही जाना है, किसी स्टेटमेंट को देना जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जाए। और साफ साफ कहा कि ना तो उनके साथ जाओ और ना ही पुलिस वाले जो है उनको जाने से रोकेंगे किसी तरीके से, अननेसेसरी उनसे ना सिक्योरिटी लेंगे, अननेसेसरी ना ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, मतलब बाधा नहीं करेंगे किसी तरीके की। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं ऐसा कि जब कोई व्यक्ति आई विटनेस के तौर पर या कोई कंप्लेनेंट जो है जिसके साथ अग्रीड पर्सन, जैसे मान लो महिला है जिसके साथ रेप हुआ, अब वो क्या है तो जुडिशरी जो कोर्ट है उसके सामने जाना चाहती है, लेकिन उसको रोकने के लिए गुंडे भेजे जाते हैं, पुलिस ऑफिसर जाते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है ना इस तरीके की। तो पुलिस ऑफिसर जो है उसके लिए मना किया है। अब गुंडा कौन होगा उसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस ऑफिसर के लिए साफ साफ मना किया है उसके साथ नहीं जाना, क्योंकि वो क्या करे आपके साथ कोई भरोसा नहीं उसका। किसी तरीके से साफ साफ ये भी मना किया गया, वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो किसी तरीके का अननेसेसरी रेस्ट्रेंट भी ना करे, ऑब्स्ट्रक्शन ना लगाए उसके ऊपर, बाधा क्रिएट ना करे। और ना ही जो 170 में दे रखा है बॉन्ड भरने के लिए, वो बॉन्ड भरने के लिए कहे वो तो ठीक है, जो उचित बॉन्ड है उसके लिए कह रहा है तो ठीक है, उसके अलावा अननेसेसरी कोई बॉन्ड भरवा रहा हो तो उससे भरने की आपको जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी लेने की कह रहा हो भाई और वो कहां से दो, तो आप साफ मना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने एक और बात पढ़ा था जहां पर बताया था आपको कि जो विटनेसेस है और जो कंप्लेनेंट है, अगर वो 170 का बॉन्ड भरने से ही मना करते, बॉन्ड क्यों भरवा रहे थे कि आपको प्रेजेंट होना मजिस्ट्रेट के सामने, डर और दहशत की वजह से नहीं जा रहा वो कि वो उसको मर जाए या कुछ हो जाए उसके साथ, वो नहीं जाना चाह रहा तो मना कर देता है मैं नहीं जा रहा। आई विटनेस ने मना कर दिया तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो यहाँ पर को हमें सजा दिलवानी है ना उस केस में, तो फिर यहाँ पर ऐसे केस में मजिस्ट्रेट के सामने ले जा करके उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज देगा पुलिस ऑफिसर। ऐसा वो कर सकता है, बॉन्ड में बनाना उसने, वो तब तक रख सकता है डिटेन करके उन लोगों को जब तक कि वो बॉन्ड भर नहीं दे या ऐसी इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाए। 171 पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड, जब तक कि ऐसे केस के बारे में हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए उसके बाद ही छोड़ेगा। पढ़े थे ना अपनी सारी चीजें, तो इस यहाँ तक हमने सारी चीजों के बारे में पूरा व्याख्यान कर लिया है कि 171 से 171 क्या कहता है, क्या क्या कौन कौन से सेक्शन जो है एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 72 172। सेक्शन नंबर 172 जो है वो पुलिस डायरी की बात करता है, जिस डायरी के अंदर ये जब भी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है 172, ये उस डायरी की बात कर रहा है जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। ठीक है, जहां जहां पर पुलिस जैसे जैसे एविडेंसेस उनको लग रहा है कि भाई जयपुर में मिलेंगे तो जयपुर पहुंच गई, जयपुर में भी वहां पर लगा कि मानसरोवर जाना है तो मानसरोवर पहुंच गई, उसको लग रहा है कि भाई विजयनगर जाना है, मालवीय नगर जाना है तो मालवीय नगर पहुंच गई, वहां पर लोगों से बात की या कोई एविडेंस या कोई तथ्य मिले या किसी और संबंधित आदमी को उन्होंने उनसे बात की, तो जो भी उन्होंने स्टेप उठाए उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिस दिन उठाए, जैसे जैसे उन्होंने एविडेंसेस को कलेक्ट किया, ये सारी चीजें किन किन लोगों से इन्होंने बात की, कौन कौन से दिन ये कहां पर गए, कैसे कैसे इन्होंने जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट ली कहीं से या मेडिकल एग्जामिनेशन किया, रेप हुआ किसी का तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया 164 में, तो जो भी इन्होंने प्रक्रिया इस्तेमाल की, जितना इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये काम किया,
तो इन्वेस्टिगेशन में ये शामिल है कि नहीं 164 है? कन्फेशन करवाया, स्टेटमेंट लिए, जो भी काम किया, ये सारे के सारे रिपोर्ट दर्ज किए जाएंगे इस डायरी के। हर एक एक चीज मेंशन की जाएगी। ये क्यों की जाती है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहली बात तो जब भी ऐसी कोई डायरी होती है वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये एक एविडेंस 162 पढ़ा ना आपने, क्या कहता है 162 बताओ? बताओ भाई 162 क्या कहता है? कुछ नहीं। स्टेटमेंट दे रहा है उस पे ना सिग्नेचर नहीं होगी, लेकिन ना साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या मतलब हुआ कि सिग्नेचर तो नहीं होंगे और साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सर पुलिस द्वारा किए गए कथनों पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं उनको, अगर वो स्टेटमेंट और मेरे से कोई प्रूफ हो जाता है। तो ये तो उसकी हेडिंग है जो आप पढ़ के बता रही हो, लेकिन आपने जो हेडिंग करी है उसमें मिसकंसेप्शन हो गया सारा का सारा। वो तो ये कहता है कि स्टेटमेंट अगर किसी तरीके के दिए ही जा रहे हैं और उसमें सिग्नेचर नहीं हो रहे, तो फिर उसे एविडेंस के तौर पे कैसे यूज कर सकते हो आप? सोचो तो सही ऐसी बात, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सिग्नेचर नहीं किए जा रहे, अगर कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसकी कस्टडी में लिए जा रहे हैं, तो वो साक्षी के रूप में किसी भी तरीके से या किसी भी हालत में क्या होंगे, एविडेंस के तौर पे यूज किए जा सकते हैं क्या? बताओ, एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किए जाते। कितनी बार तो बताया है, कितना डिटेल में पढ़ाया मैंने, वहां पर नहीं यूज किया जाता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। बताए थे ना बहुत सारी चीजें, 154, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट और पता नहीं क्या क्या चीज बताई थी, 132 बताया था। अगर उसी विटनेस को एज अ प्रोसिक्यूशन बुलाया जाता है ट्रायल में, तभी तो यूज होता है ना। तो ये वो बताओ ना, जनरल नियम बताओ, फिर उसके बाद ऐसा कहो। आप तो हेडिंग पढ़ के और मेरे को बता दिया और वो तो बिल्कुल मिसकंसेप्शन हो गया। लोगों को लगेगा कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया। तो यहाँ पर 162 में वहां पर एविडेंस के तौर पर यूज नहीं करेगा उनके स्टेटमेंट को, तो सेम ऐसी चीज है डायरी के साथ। ये डायरी जो है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की गई, पुलिस के द्वारा की गई। पुलिस तो अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकती है कि नहीं लिख सकती उस इन्वेस्टिगेशन में, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो क्या इसे सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पर मान सकती है क्या? हम तो एफआईआर को ही नहीं मानते, जो जैसे इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो इसको कैसे मान लेंगे? तो ये कह रहे हैं ये कोई एविडेंस के तौर पर नहीं यूज की जाए, लेकिन ये एक ही चीज के लिए यूज की जा सकती है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 161 रिफ्रेशिंग मेमोरी 161 और 159 भी है उसमें, रिफ्रेशिंग रीमेमोरी के बारे में, मेमोराइज करने के बारे में, कि मैं अगर मेमोरी कहीं रिप्लेस करनी है तो उस केस में इन चीजों का यूज किया जाए। 161 लिखा हुआ है, 161 है, 159 भी है, वो अलग चीज। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी और चीजों को देखना पड़ेगा। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हो चुकी है उसकी डायरी कैसे मेंटेन की जाए, उसके बारे में जो प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखी है आपको कैसे कैसे इसके लिए प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में 172 आपको बताता है। अब देखो क्या क्या चीज बता रहा है। देखो पहले कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। अब एवरी पुलिस ऑफिसर में कौन कौन लोग थे बताइए? शिखा जी बताओ, एवरी पुलिस ऑफिसर में कौन कौन लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर? बताइए। हाँ, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस, पहला। दूसरा जो उसका सबऑर्डिनेट नॉट बिलो है, ये क्या हुआ सबऑर्डिनेट? हाँ क्या बताया? जो नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर, और एक सबऑर्डिनेट के लिए तो बोला ही था। तो ये सारे हो गए ना। इसके अलावा कोई सीनियर अधिकारी भी अगर करना चाहे, लेकिन वो खुद तो करते नहीं है, नीचे वालों को भेजते हैं। तो ये एवरी पुलिस ऑफिसर में तो सब आ गए ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उन लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो क्या करेंगे, डे बाय डे को अंडरलाइन कीजिए, शेल और लिखिए, शेल को भी अंडरलाइन करते हुए लिखिए, डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन द डायरी। जिसको आप कह रहे थे ना रोज नामचा, ऐसा कुछ बोला था ना शिखा जी आपने,
यस सर, रोज नामचा। हाँ, ये रोज नामचा वाला जुगाड़ है। ये डे बाय डे की जो प्रोसीडिंग जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है, कार्रवाई की गई है उनके द्वारा, उन सब चीजों को उस डायरी के अंदर मेंटेन किया जाएगा, लिखा जाएगा, एंट्री की जाएगी। और यहाँ पर कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है, बाउंड किया गया है। सिटिंग फॉर द टाइम एट विच इन्फॉर्म रीच हिम, और ये कब से स्टार्ट होगा? जिस टाइम से उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। द टाइम एट विच ही बिगन, जब से उन्होंने शुरुआत करी है इन्वेस्टिगेशन की, और क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, और कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खत्म की है उसके बारे में भी लिखेंगे उसमें। प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, जहां जहां पर वो गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस हर प्लेस के बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है कि एविडेंस मिला हो वहां पर उसी को लिखे, जहां जहां गए हैं वो सब जगह लिखनी पड़ेंगी। A statement of the circumstances ascertained through his investigation, अगर मान लो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने किसी के स्टेटमेंट लिए हो, कहा देखे थे स्टेटमेंट के बारे में? लिखा हुआ था एक जगह, वैसे तो रिटन में नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बता रहे थे आप? वन 162 में देखा था ना अपने स्टेटमेंट के बारे में। तो वो अगर स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के लिए गए हैं, ऐसे तो रिटन में होने नहीं चाहिए। अगर रिटन में लिख रहे हो तो लिख लो, और लिखना चाह रहे हो तो फिर उनको इसमें मेंशन भी करो डायरी के अंदर कि क्या क्या स्टेटमेंट लिए आपने। इसी तरीके से आपने देखा हो तो विटनेस जो था, आपने देखा 160 में क्या बता रखा है, बताओ? सेक्शन नंबर 160 में क्या बता रखा है? अटेंड टू द विटनेस। पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को जो विटनेस है उसको अटेंड करने के लिए समन भेज सकता है, उसे बुला सकता है। जब बुलाएगा तो सब 161 क्या कह रहा था? एग्जामिनेशन करने के लिए कह रहा था ना उसका। जब एग्जामिनेशन करेगा तो उसे क्वेश्चन करेगा, उसकी स्टेटमेंट लेगा। अब वो बहुत सारे लोग होंगे तो उनको राइटिंग में भी लिखेगा। तो अगर ऐसा भी किया गया और रिकॉर्ड किए गए हैं, वैसे तो रिकॉर्ड करने के लिए कंपलसरी नहीं था ना, लेकिन अगर रिकॉर्ड किए गए तो आपने पढ़ा था सेपरेट करेगा, सेपरेट रिकॉर्डिंग करेगा सब। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई विटनेस के स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किए गए हैं तो ऐसे केस में वो भी उस डायरी के अंदर इंसर्ट किए जाएंगे। शेयर भी इंसर्ट लिखा हुआ है। आपने अगर 161 ढंग से पढ़ा हो, भाई मैंने तो पढ़ा है, आपने कैसे पढ़ा वो आपको। तो 161 में साफ साफ ये चीज लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि जो स्टेटमेंट विटनेस से ले रहा है, कौन ले रहा है? पुलिस वाले ले रहे हैं, तो उसके लिए वो लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो नहीं लिखे। कौन नहीं लिखे? पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। लेकिन अगर उसने लिखे हैं तो उनको अगर लिखेगा तो वो बाउंड करा कि सेपरेट लिखेगा हर एक व्यक्ति। मान लो सपोज करो 5 विटनेस है, 5 विटनेस अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे, तो अब हर स्टेटमेंट को लिखना चाहे, वैसे तो लिखने की मना कर रखा था, लेकिन लिखेगा तो फिर सबके सेपरेट। तो बट जो सेपरेट लेके जाए उनको इस 161 में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इस 1A को लेटेस्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इसके बारे में याद रखना है, 2009 के अमेंडमेंट से, एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009। और आगे क्या लिखा उन्होंने? पहले एक्चुअली क्या होता था, जो डायरी बनाई जाती थी ना, उसको अपने हिसाब से कुछ भी लिख रहे हैं उसके अंदर, इतना गंदा तरीके से बनाते थे उसको, तो जज को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है इसमें एक्चुअली है क्या, लिखा क्या है। तो इन्होंने इसमें एक और चीज डाली है, द डायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शेल बी वॉल्यूम में होनी चाहिए तो, और दूसरा ड्यूली पैगिनेटेड, उसको क्रमबद्ध बनाओ वॉल्यूम में। जैसे मान लो बहुत सारी भाई इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो सब कुछ लिखा जा रहा है उसके अंदर, तो वो 10 पेज की तो बनेगी नहीं, कम से कम 1000-1500 पेज तो ले लेगा वो, अगर केस बड़ा लंबा खिंचा तो उनको एक पार्ट में डिवाइड करके और उनके नंबर डालो उसमें कि एक नंबर से स्टार्ट करो और कितने नंबर की वो डायरी मेंशन की जाए। तो हर एक फैक्ट के लिए अलग अलग तरीके से उसे, मतलब उसको एक अच्छे वे में बनाओ कि जिससे दूसरे को भी समझ में आए कि एक्चुअली है। लेकिन इस डायरी को कहते क्या है वो भी लिख लो। इसको केस डायरी के नाम से भी जाना जाता है,
जो 172 में बता रखी है। एक तो केस डायरी कहते हैं इसको, और स्पेशल डायरी के नाम से भी जाना जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन कर ली तो इन्वेस्टिगेशन डायरी को कौन मंगा सकता है? कोई भी क्रिमिनल कोर्ट मंगा सकता है, ये मंगा सकता, किससे मंगाएगा? पुलिस ऑफिसर से मंगा सकता है। लेकिन उस डायरी का यूज कर तो सकता है वो, लेकिन एज ए एविडेंस के तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई सब्सटेंटिव एविडेंस थोड़ा ना जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को फांसी का लटका दो, ठीक है ना? तो वो सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पर तो यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन और किसी चीज के लिए वो यूज कर सकता है। जैसे इंक्वायरी ट्रायल के टाइम पर अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया है तो उसके टाइम पर देख लिया कि भाई क्या चीज यूज करनी है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी यूज कर सकता है। उस देखो क्या होता है, आप अगर कभी कोर्ट गए हो तो पुलिस वालों को भी देखा है, जब जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना तो उसकी भी रिटन रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है अपनी तरफ से। तो जब उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन दी है, मतलब अपनी तरफ से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं जहां पर, और जो उसने इन्वेस्टिगेशन की थी, उन दोनों को मैच किया जाता है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है वो सही है। तो वहां पर ये रेफरेंस मेमोरी का कंसेप्ट काम आता है कि जो उसने पहले बोला और जो अब लिखा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो वहां पर कौन सा उसमें लग जाता है? 145 इंडियन एविडेंस एक्ट जाता है ना। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से काम में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक तो कि neither the accused nor his agent shall be entitled to call for such diary। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन की डायरी को क्या कोई अक्यूज मंगा सकता है क्या, या कोई और मंगा सकता है क्या? कोई भी नहीं मंगा सकता। एजेंट लिख दिया, वकील के बारे में क्या है? Nor shall they be entitled see them merely because are referred to by court, but if they are used by the police officer who made them to repress his memory। लेकिन वो केवल रिप्रेस करने के लिए अपनी मेमोरी को यूज कर सकता है, और कोर्ट भी उसे यूज कर सकती है केवल पुलिस ऑफिसर के कंट्राडिक्शन के लिए। और जैसे कि इन्होंने 159 बताया था ना, वो 159 नहीं लगता उस केस में लगता है 161 और 145। बताता है, मुझे पता। यहां तक समझ में आ गया क्या? बहुत सिंपल सी चीजें दे रखी है इसके अंदर। पुलिस डायरी कैसे मेंटेन की जाती है, किस तरीके से एविडेंस लिए जाते हैं, और पुलिस डायरी क्या एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती है, और यूज की जा सकती है तो कौन कर सकता है। सिंपल। अब आते हैं हम मेन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 173। 173 आपको फाइनल रिपोर्ट के बारे में बताता है, जिसको चार्जशीट और चालान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चार्जशीट। मैंने आपको कल ही बताया था चार्जशीट क्यों कहते हैं इसको। आशा जी, धनंजय जी और ज्योति जी चली गई है, मनीषा जी तो कैमरा ऑन करती नहीं है, तमन्ना जी आप भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चीज समझ में आई? अब तक का जो केस है ना, मतलब समझ लो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने हो गई है। अब तक इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर के हमारे सामने आ गया है, चाहे वो एविडेंस दिया या नहीं लिया। मिल गया तो ठीक 170 के अंदर, और नहीं मिला तो 169 के अंदर। अब यहाँ पर हमें फाइनल रिपोर्ट कहाँ पे पेश करनी होती है? मजिस्ट्रेट के सामने। और इस फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही कॉग्निजेंस कहां पर लिया जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, 190 सेक्शन नंबर 190, जहां पर कॉग्निजेंस लेने की बात होती है। शिखा जी कहां ध्यान है आपका? इस एफआईआर के बेस पे तो लोगे ना आप। चार्जशीट जाएगी, और चार्जशीट का मैंने मतलब भी बताया था आपको, चालान का मतलब भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे इसके लिए ये खिलाफ, इसके खिलाफ ये एविडेंस मिले हैं, तो उस केस में उसमें चार्ज लग जाएगा। लेकिन चार्ज तय कौन करता है? कोर्ट तय करेगी या पुलिस ऑफिसर तय करता है? कोर्ट तय करेगी। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से चार्जशीट बना के दी है, सब ऐसे ऐसे हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन की है उस इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी कौन करेगा?
मजिस्ट्रेट करेगा, वो देखेगा। इंक्वायरी का मतलब भी समझ लीजिए, जैसे कि मान लो इंक्वायरी का मतलब है हिंदी में बोले तो जांच करना, उसकी समीक्षा करना, ऐसे ही कहते हैं उसे। तो अब जैसे मान लो कोई वेपन मिला या कोई डॉक्यूमेंट मिले, तो पहले उसको खुद जांच करेगा। कौन जांच करेगा उसकी? मजिस्ट्रेट खुद अपने संज्ञान में लेगा, उसको जांच करेगा उसकी। या तो खुद जांच करे या किसी ऐसे स्पेशलिस्ट को बुलाएगा, जैसे कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलते हैं पढ़ने के लिए। स्पर्श के बारे में बता रखा है ना वहां पे, कौन सा सेक्शन कहता है? 45 एक्सपर्ट्स के बारे में इंडियन एविडेंस 45 हाँ। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको कि अगर जब इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी चीज, इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी हो चुकी, तो वहां पर इंक्वायरी करनी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें हुई है उनको पहले चेक तो करे, खुद उनकी समीक्षा तो करे कि सच में ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ है, फिर चार्ज तय करता। लेकिन चार्जशीट और चालान में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है। चार्जशीट जिसमें चार्ज जो आरोप लगाए गए हैं उस व्यक्ति के ऊपर, इसने साहब मर्डर किया है, इसने रेप किया है, इसने और भी कोई ऑफेंस किया जो आईपीसी में बता रखी है, तो उसको शीट के अंदर लिखना। शीट इन द सेंस डायरी, जो फाइनल रिपोर्ट जारी होने के बाद उसके अंदर लिखना। इसलिए उस फाइनल रिपोर्ट को क्या कह रहे हैं? चार्जशीट या चालान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्लॉज देखिए क्या लिखा हुआ है। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। जैसे ही आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके तुरंत इस चैप्टर के अंदर जैसे ही कंप्लीट हो गई, तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, एफआर को भेजे। किसके सामने भेजेगा? मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि कॉग्निजेंस लेगा उसकी। क्या किसी को भी भेज सकता है क्या? केवल उसी को भेज सकता है। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने, कि क्या मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति को, किसी पुलिस ऑफिसर को चार्जशीट बनवाने के लिए कह सकता है क्या? कहेगा उससे कि भाई चार्जशीट बनाओ इसके ऊपर, कह सकता है क्या? बताइए, थोड़ा लॉजिकल सोच के बताना ये चीज। कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के लिए ये कह सकता है कि तुम चार्जशीट बना के लाओ? नहीं, क्यों नहीं कहेगा? वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगा। बिल्कुल, चार्जशीट का मतलब तो मजिस्ट्रेट खुद बाउंड कर रहा है पुलिस ऑफिसर को कि तुम इसके ऊपर चार्ज लगाओ, कि जिससे मैं इसका कॉपी है, इसका मतलब वो मिले हुए हैं सारे के सारे। केवल वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कह सकता है, चार्जशीट बनाने के लिए उसको नहीं कह सकता, क्योंकि वो ड्यूटी किसकी है? वो एक्सक्लूसिव ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। तो उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकता है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट? समझ आ रही है बात कैसे कैसे चल रहा है ये जुगाड़? तो यहाँ पर आपको चार्जशीट बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, बस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। और मजिस्ट्रेट कब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता, बताओ कौन सा सेक्शन कहता है? 204 ये 202। अरे भाई फिर वही पहुंच गए आप तो। 756 का 3। हाँ, वहां 202 में कैसे पहुंच जाओगे? अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही है भाई, चार्ज हमने लगाया नहीं है, एफआईआर हुई नहीं, कॉग्निजेंस लिया भी 202। समझ में आया ना कैसे आ रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हर चीज एक लॉजिकल हमें पता चल रही है इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली होती कैसे। अब देखिए 2008 में जो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है इसे, मतलब 2009 के एक्ट से आया है, एक्ट नंबर 5 2009, एक्ट है एक्चुअल में वो 2008। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द रेप ऑफ अ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। अंडरलाइन कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है लेकिन वो मैटर कैसा है? रेप से संबंधित है, और कौन से किस रेप से संबंधित है? जो चाइल्ड की बात हो रही है, तो ऐसे केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट होनी है। क्या? हाँ? लिखा हुआ है ना रेप ऑफ अ चाइल्ड।
इसमें कैसे पढ़ रहे हो? देखा है ना? The investigation in relation to the rape of a child. क्या नहीं है? आपके पास ऐसा नहीं लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं? नहीं, अच्छा, अच्छा 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा कुछ किया है उन्होंने? इसको फिर से चेंज किया है? सर 2013 का अमेंडमेंट है। तो भाई 2013 में तो मेरे पास भी अमेंडमेंट हुआ है। 18 का अमेंडमेंट लिखा हुआ है। 18 का है। 18 में है ये। हाँ वो मुझे पता है। तो मेरे में लिखा होगा मैं तो वही बताऊंगा ना, फिर उसको बॉक्स से रिलेट करता हूँ। अच्छा ये देखो एक बार और ये भी देख लेता हूँ, ये कब का है और ये कब का है। 2015 में है। तो ये देखो इन मोहतरमा की ये 18 में आने के बाद इतनी पुरानी और हमारी 15 में भी देखो कितनी सही है। चलो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ रेप से रिलेटेड देखो, चाइल्ड का तो मैटर जो है जो 2013 में ही जोड़ा गया था अमेंडमेंट के थ्रू, जो चाइल्ड से रिलेटेड है वो तो पॉक्सो में चला गया, तो सारी प्रक्रिया जो इस्तेमाल की जाएगी वो तो सब कुछ वहीं से मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर अब ये जो महिला वाला कंसेप्ट था 3 महीने का, देखो इसे भी याद रखना। अगर पूछ लिया जाए तो याद तो रखना ही पड़ेगा ना, चाहे अब पुराना वाला चल रहा हो चाहे नया वाला, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर चाइल्ड से रेप ऑफ चाइल्ड के बारे में बात हो रही हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में। अरे इसमें चाइल्ड के बारे में बता, इसको भी लिख लो। और दूसरा, और ये कब से 3 महीने गिने जाएंगे? देखो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि 3 महीने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसकी काउंटिंग कब से मानी जा रही है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस दिन से ऐसा इंफॉर्मेशन के बारे में रिकॉर्ड किया गया ना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस दिन की डेट से 3 महीने माने जाते हैं। ऐसे ही अब ये तो हट गया है, अब 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में उसमें बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, पढ़े थे ना, तो FIR करवाई जा रही थी उनको लेकर के, रेप के सारे सेक्शन ऐड हो गए इसके अंदर। हाँ तो ये लाइन हट गई सर, रेप ऑफ चाइल्ड हट गया ये वर्ड। हाँ अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये आ जाए तो फिर ये लिख देना। अगर वो अमेंडमेंट के थ्रू अगर पूछ लेते हैं आपसे तो फिर वो ध्यान रखना है आपको, दोनों बात कह रहा हूँ। तो वहां पर अगर ऐसी कोई चीज पूछी जाती है तो वहां पर आपको क्या रखना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने और ज्यादा ध्यान रखते हुए 2 महीने ही कर दिया। कब से माना है? वही है जिस दिन से रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, डेट वही है फ्रॉम ऑन व्हिच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड। तो ये यहाँ तक अपना क्लियर है। बस यहाँ पर 2 महीने और वहां पर चाइल्ड के केस में 3 महीने उन्होंने बता दिया। और ये अमेंडमेंट भी ध्यान रखना 2018 में आया है तो फिर 2018 लिख देना। मेरे पास तो ये 2008 का ही है, ये 2000 हाँ जो नया वेरिएंट आया उसमें 2018 है, और मेरे पास ये जो है ना पुराना वाला है तो इसमें 2009 के अंदर ही अमेंडमेंट आया। इसको इन्होंने इस अमेंडमेंट में ही अमेंडमेंट करके 2018 का 9 दूनी 18 तो 18 का अमेंडमेंट लिया है। इसके अलावा और दूसरे रखा अमेंडमेंट में फिर सबसेक्शन 2 चालू। अब देखो सबसेक्शन 2 में क्या बता रखा, ये कह रहे हैं जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, लिखा हुआ ना एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इतनी जल्दी हुई, तो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बात लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने बताया था ना आपको, जनरली क्या होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही रिपोर्ट दायर करता है। FIR जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो ही मजिस्ट्रेट को भेजता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को ही अपॉइंट कर रखा हो स्पेशली तो फिर वहां पर वो और उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके पास जो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार रखता हो उस रिपोर्ट पे।
तो 190 की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 190। A report in the form prescribed by the state government। अब यहाँ पर ये भी स्पेशली याद रखना है, ये एफआईआर जो जैसे एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे मानी जा रही थी ना, तो ये भी सेम उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है कि किस फॉर्मेट में ये होनी चाहिए। तो वो फॉर्मेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बताया गया है कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द पार्टी, कौन सी पार्टी है जो जिसके साथ ऐसा जिसने ऐसा किया है और जिसके साथ हुआ। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली है, कैसा अपराध है वो। रिपोर्ट तो सबकी जानी है ना, तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की आपको सूचना मिली है, सूचना का स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, किस तरीके की। नेम ऑफ अ पर्सन हु अपीयर टू बी एक्वांटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का ध्यान नहीं, नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल, ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल टीचर ऐसे तो निकलेगा इसका, क्योंकि कॉग्निजेबल में तो एफआईआर जाएगी। अच्छा, यहाँ तक ये समझ में आ गया। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ अ पर्सन हु अपीयर टू एक्वांटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उस व्यक्ति का नाम भी लिखो जो कि उस केस से जुड़ा हुआ है, मतलब विटनेस की बात कर रहा है। शॉर्टकट में ले लो विटनेस। Whether any offense appear to have been committed, if so by whom। मतलब जिसके द्वारा ऐसा ऑफेंस, मतलब जिसके द्वारा यह ऑफेंस लिखा गया है, इन्वेस्टिगेशन जिसके द्वारा हुई है, उस ऑफिसर का नाम पूछ रहा है। Whether accused has been arrested, क्या अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है क्या, अगर कर लिया है तो उसके बारे में बताओ। और कर लिया गया है तो कब किया गया है, वेदर लिखा हुआ है वहां पर। और वेदर ही हैज रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, और इफ सो वेदर विद और विदाउट श्योरिटी। आपने देखा ना 169 में छोड़ दिया गया था बेल पर। अगर मान लो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया है, ऑफेंस कैसा था, कॉग्निजेबल था, लेकिन वो जो ऑफेंस का नेचर था वो वेलेबल था। पढ़ा था ना ये भी, भाई नॉन वेलेबल होता तो छोड़ता नहीं उसे, लेकिन वेलेबल था तो आपने देखा पुलिस ऑफिसर ने ही छोड़ दिया था उसे। तो ऐसी केस में अगर वेलेबल पे छोड़ा है तो फिर उसके बारे में भी बताओ, क्या श्योरिटी ली आपने। Whether he has forwarded in the custody under section 170, क्या आपने 170 की कस्टडी में रखा है उसे, मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं उसे। Whether the report of medical examination of the woman has been attached where the investigation related to an offense, ये जो सारे ऑफेंसेस बता रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रेप से रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन किया है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन 164A की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर आपने किसी महिला का जिसके साथ कोई रेप हुआ है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, तो उस महिला का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया 164A में किसी पुलिस अधिकारी ने करवाया ना, तो फिर ऐसे अगर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है तो क्या उसको अटैच किया है, क्या लिखा है क्या उसके बारे में, तो लिखो उसके बारे में। फिर ऐसे ही ये तो हुआ आपका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन क्लॉज 1 सबसेक्शन 2 का। दूसरा और क्या कह रहा है, अब आपको वहां पर ये भी बताना पड़ेगा, ऑफिसर शेल ऑल्सो कम्युनिकेट। ये ऑफिसर जो है वो कम्युनिकेट भी करेगा, बाउंड है वो ऑफिसर in such as such manner as may be prescribed by the state government, जो मैनर स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा होगा उस तरीके से एक्शन टेकन बाय, जो भी एक्शन उसके द्वारा लिए जाते हैं टू द पर्सन, जिस व्यक्ति के खिलाफ लिए गए, तो उस व्यक्ति को कम्युनिकेट करेगा इफ एनी बाय whom the information related to the commission of an offense was first given। मतलब उस व्यक्ति को बताएगा जिसने ऐसी इत्तिला आपको दी है, मतलब जिसने इंफॉर्मेशन दी है ना, मतलब जो इंफॉर्मेंट है उसकी बात कर रहा है, उसको कम्युनिकेट करेगा सब ऐसे ऐसे हमारे पास ये आई है और इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अब उसको बताओ।
समझ आया? तो यहाँ पर कुल मिला के इंफॉर्मेट की बात कर रहा है जिसने इंफॉर्मेशन दी, मतलब एफआईआर लिखवाई। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिख रहा है, where an superior of the police officer has been appointed under section 158, 158 के अंदर अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर है, 158 में क्या पढ़ा था अपन ने, क्लॉज 2, 158 का क्लॉज 2 पढ़ा था, जहां पर पहले तो क्या रखा था कि रिपोर्ट उस तरीके से भेजनी है जैसे कि मानव किसने बता रखा हो, स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा हो, लेकिन उसका क्लॉज 2 अगर से पढ़ो एक बार से क्या यार पढ़ती मुझे तक याद हुआ 158 का क्लॉज देखो यार, क्या लिखा हुआ है, सच सुपीरियर ऑफिसर में सच इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऐसी रिपोर्ट और जो इंस्ट्रक्शंस है ऐसी रिपोर्ट पर, मतलब उसने रिपोर्ट भेजी 157 को लेकर, ठीक है। अब उस ऐसी इंस्ट्रक्शन के बाद उनको रिकॉर्ड करने के बाद उसको कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है बिना कोई डिले किए हुए आप किसको भेजो, मजिस्ट्रेट को भेजो। ये कौन कर रहा था, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक तो सुपीरियर ऑफिसर बनाया गया था, कोई व्यक्ति जो मैं आपको बार बार कह रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर कोई 158 के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर जो सुपीरियर ऑफिसर है अगर वो अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, the report shall in any case in which the state government by the special or general order so direct be submitted through that officer, he may pending the order of the magistrate direct the officer in charge of the police station to make further investigation। अब उसने तो अपनी तरफ से रिपोर्ट दे दी, किसको दी, मजिस्ट्रेट को दे दी, किसने दी, कौन से पुलिस ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पर कह रखा है कि भाई पुलिस ऑफिसर तो किसको दे रहा था, उस इंस्ट्रक्शन जिसने इंस्ट्रक्शन दिए थे सुपीरियर ऑफिसर को दे रहा था, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर को जैसे ही दिया तो मजिस्ट्रेट के सामने तो भेज दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट अभी ऑर्डर जब तक अपनी तरफ से कोई नहीं दे दे तब तक वो कहेगा उस व्यक्ति को कि ऐसा करो और भी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा है। किसको कह रहा है, डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अरे नहीं, सुपीरियर ऑफिसर को नहीं बोल रहा, वो सुपीरियर ऑफिसर कह रहा है उसको, अपने छोटे वाले ऑफिसर को, वो कह रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो ऐसे केस में। रिपोर्ट तो बना दी उन्होंने, रिपोर्ट बन गई, अब रिपोर्ट बनने के बाद भी उसको मजिस्ट्रेट को सबमिट करा रहा है, कौन करवा रहा है, ऑफिसर करवा रहा है। लेकिन वो ऑफिसर जो है वो कह रहा है कि जब तक मजिस्ट्रेट उस पर कोई ऑर्डर नहीं देते अपनी तरफ से, पेंडिंग में लिखा हुआ है पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, मतलब अभी तक कोई ऑर्डर उसकी तरफ से जब तक नहीं आ जाए, कोई अगर मजिस्ट्रेट कुछ कहेगा तब तो वही मानना पड़ेगा ना, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो वो कह रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन उसको और करवानी है, किसको करवानी है, सुपीरियर ऑफिसर को जिसको ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो चाहे तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कह सकता है भाई साहब उसमें और इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे लग रहा है कि और चीजें चाहिए इसमें, और भी एविडेंसेस मिल सकते हैं इसको लेकर। वो कह रहा है कि आगे भी इन्वेस्टिगेशन। और आपने अगर गौर नहीं किया इस पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑफिसर इंचार्ज, देखो पहले आपने देखा कि जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर था 168 में, वो अपने सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को दे रहा था, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे रहा था, क्या दे रहा था, रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसको। अब उसके बाद यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ था रिपोर्ट शेल बी, ये बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट लिख रहा है ना, उसको हटा दो। यहाँ पर देखो द रिपोर्ट शेल बी सबमिटेड टू दैट ऑफिसर, दैट ऑफिसर का मतलब सुपीरियर ऑफिसर की बात कर रहा है कि सुपीरियर ऑफिसर उसे सबमिट कराए, किसको करवाएगा, मजिस्ट्रेट को करवाएगा। तो मतलब एक माध्यम कौन बन गया यहाँ पर, अरे थ्रू कह रहा है ना, थ्रू मतलब मीडियम, कौन सा माध्यम बन गया,
वो सुपीरियर ऑफिसर बन गया कि वो अपनी तरफ से मतलब सीधा पुलिस ऑफिसर जो है वो ना दे करके किसके द्वारा दी जा रही है वो एफआर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा दी जा रही है, सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट दी जा रही है। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके इसका मतलब क्या है। दो अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग चीजें। ये सिचुएशन जो है वो अलग है बिल्कुल। ये 158 से जुड़ी हुई है जहां पर किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो तो करेगा नहीं, वो अपने से नीचे वाले जो करके आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुद ले रहा है, वो तो जांच कर रहा है उसकी और फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा रहा है। अब मजिस्ट्रेट जब तक उस पर ऑर्डर नहीं दे दे तो पहले खुद ही दे रहा ऑर्डर, और वो किसको दे रहा ऑर्डर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। और क्या कह रहा है उससे कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। बहुत सिंपल है, अगर समझ में नहीं आएगा समझ में ये चीज। आगे देखिए, whenever it appears from the report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order of the discharge of such bond or otherwise as think fit. ये कह रहा है कि अगर मान लो रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट जब फॉरवर्ड की गई किसको दी गई, मजिस्ट्रेट को देंगे ना, तो मजिस्ट्रेट को जब दी और उसको देखा कि भाई अक्यूज को तो रिलीज कर दिया है इन्होंने बॉन्ड पे। आपने देखा ना ये ऊपर जो फॉर्मेट बता रखा था सबसेक्शन 2 में, उसमें लिखा था ना आपने कि भाई बॉन्ड पे रिलीज करोगे कि नहीं करोगे। अब उसने मजिस्ट्रेट ने देखा कि इसको तो अक्यूज को रिलीज कर दिया, तो मजिस्ट्रेट उस केस में क्या कर सकता है, वो अपनी तरफ से ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है या तो उस बॉन्ड को ऐसे बॉन्ड को वो डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, या तो उसको वापस बुलवाएगा, कहेगा उसे अरेस्ट करके लाओ जिसको तुमने छोड़ दिया था, या उसके लिए अदरवाइज कोई ऑर्डर ऑफ दे सकता है। कहेगा रिलीज कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगा सिचुएशन देकर के यार ये तो बहुत तगड़ा अपराध किया, इसको छोड़ कैसे दिया ऐसे इन्होंने, तो फिर वो अपनी तरफ से उस बॉन्ड को भी कैंसिल कर सकता है। जैसा ऑर्डर लगेगा, जैसा थिंक लगेगा, उसको उचित लगेगा वैसा ऑर्डर दे सकता है। आ रहा है समझ में? अब देखिए सबसेक्शन नंबर 5, when such report it is in respect of a case to which section 170 applies। ऐसी रिपोर्ट अगर किससे रिलेटेड हो जिस पर सेक्शन 170 मतलब एविडेंस मिल चुकी है उसको लेकर, उससे रिलेटेड हो जिसपे ये 170 अप्लाई हो रहा हो, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। क्या भेजेगा 170 में अगर कोई एविडेंस मिले तो एविडेंसेस को भेजेगा अक्यूज के साथ। अक्यूज तो पहले भेज दिया था 170 में उसने, अब क्या करेगा, यहाँ पर एविडेंसेस भेजेगा। वो एविडेंसेस कौन से होंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयरऑफ मतलब उससे संबंधित, अक्यूज से संबंधित, उस ऑफेंस से संबंधित, और विद द प्रोसिक्यूशन पर्पसेस रिलाय, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन पर्पस जो है, प्रोसिक्यूशन मतलब कार्रवाई करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट पे विश्वास किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जिसने इन्वेस्टिगेशन की है ऐसी, उसको लग रहा है कि ये भाई साक्ष्य में काम आ सकते हैं, एविडेंस के तौर पर माने जा सकते हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को किसको भेजेगा, फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। लेकिन उनको छोड़ करके जो ऑलरेडी भेज दी उसने पहले लिखा हुआ ना, देन अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भेज दी वो तो भेज दी, लेकिन जब एफआर फाइनल रिपोर्ट भेज रहा है, चार्जशीट भेज रहा है और उसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बहुत सारी चीजें मिली तो उनको भेज दी। इसी तरीके से जैसे कि मान लो 161 में क्या देखा आपने, विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए थे ना, राइटिंग में वहां पर लिखा हुआ था कि राइटिंग में नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने राइटिंग में ली है, ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, तो फिर सबके ही स्टेटमेंट भेजिएगा। किस बात के लिए भेज रहा है, पर्पस क्या है, प्रोसिक्यूशन पर्पसेस टू द एग्जामिनेशन एज इट्स विटनेसेस, ना तो वही वाली बात हो जाएगी यहाँ पर 145 के सेक्शन 162 में तो कंट्राडिक्शन हो रहा था। ऐसे तो जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के द्वारा यूज किए लिखे गए थे तो कोई काम के नहीं थे ना, लेकिन वो कुछ दो तीन चीजों में काम आ रहे थे, बता रखे थे ना उसमें कुछ एक्सेप्शन, वहां पर ऐसा काम किया जा सकता है। तो मतलब स्टेटमेंट जो है उनको भी भेजेगा,
जिससे वो मजिस्ट्रेट उनको पढ़ ले इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पर अगर कंट्राडिक्शन करना हो 145 या और कोई सेक्शन है उसके अंदर लेना हो तो वहां पर ले सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? दिखा जी, आ रहा है समझ में? ऊपर से नहीं जाना चाहिए। आशा जी आपको समझ में आ रहा है कुछ? आशा जी को तो नींद आ रही है। नहीं आ रही मुझे नींद। अच्छा, आपको ऐसा तो कभी महसूस नहीं होता कि कैमरे में मैं देखता नहीं हूँ, मैं कहीं और देख रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा हो कि सर किससे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैं यहाँ कैमरे में ना देख करके मैं यूं बात करता हूँ ना, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर किससे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ है। आपको तो सब कुछ। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या हुआ। अब देखो सबसेक्शन 6, इसमें क्या बता रखा है? इफ द पुलिस ऑफिसर इज ओपिनियन, यदि पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन ऐसा है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी बार मतलब आप मान लो इंटरव्यू के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सबसेक्शन 6। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर को ऐसा कुछ लग रहा है, उसका ओपिनियन ऐसा है कि जो उसने स्टेटमेंट, भाई उसने पहले सबसेक्शन 5 में क्या किया था, सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, जो उसमें तो उसने सब कुछ भेज दिया वहां पर। अब बाद में उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये डॉक्यूमेंट मैंने गलत भेज दिए, रिलेवेंट ही नहीं, या उसको लग रहा है कि यार ये अक्यूज के बेनिफिट में हो सकता है, अगर मैंने भेज दिया तो गलत है ये चीज। तो जहां जहां उसको लग रहा है तो वो मजिस्ट्रेट को पहले ही एप्लीकेशन देकर के रिक्वेस्ट करेगा, साहब ये चीज है ना जो मैंने आपको भेजी है, इनको मत लेना काम। तो वो ऐसा कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि लिखा हुआ है एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट। अगर जैसे कि 161 में देखा ना, स्टेटमेंट भेजे थे उसने रिकॉर्ड कर करके, तो अगर उसको लग रहा है कि ये रिलेवेंट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, उस मैटर उस केस से जो कि केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है, उससे रिलेवेंट ही नहीं है उसका कोई, तो फिर क्या मतलब है उसका? रिकॉर्ड करके भेज दिया तो मजिस्ट्रेट कहेगा यार ये क्या भेजा है, तो फिर वहां पर रिलेवेंसी नहीं लगेगी। तो फिर उसके लिए या दैट इट्स डिस्क्लोजर, अंडरलाइन करते जाना, नॉट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, अंडरलाइन कर लेना पूरी लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर है इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है जस्टिस प्राप्त करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, मतलब बेफजूल है। डिस्क्लोजर टू द अक्यूज, अच्छा सुनो, मैं गलत बोल रहा हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ द अक्यूज राइट, डिस्क्लोजर टू द अक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, ध्यान ही नहीं देते। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो चीज अक्यूज को डिस्क्लोज नहीं हो जाए किसी तरीके से, नहीं तो फिर उससे नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। अगर उसको मतलब पता चल गया कि ये एविडेंस यहाँ से निकले, तो वो अगर कुछ कर दे उसको लेकर के साक्ष्यों को गड़बड़ कर दे, तो फिर इसलिए लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जरूरी नहीं होगा, मतलब उसको बताना नहीं है, तो उसके लिए भी मना करवा सकता है कि साहब इसको नहीं पता चलना चाहिए इसके बारे में। और इनएक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और उसको लग रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी जरूरी नहीं है। So he shall indicate that the part of the statement or extent note requesting magistrate to exclude that the part of the from the copies to be granted to the accused or stating his reason for making such request. ये लिख रहा है कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है ना वो रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट से, साहब ऐसे ऐसे मैंने आपको ये चीजें भेज दी हैं, उनके बारे में बताएगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से एक पूरी एप्लीकेशन लिख के भेजेगा, और उस रिक्वेस्ट के आधार पर ये बताएगा कि अक्यूज को क्या नहीं दिखाना है, कौन सी चीज हटानी है, उन सब चीजों की रिक्वेस्ट किसको करेगा? मजिस्ट्रेट को करेगा। और उसके साथ साथ ये भी बता, रीजन भी रिकॉर्ड करके देगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए या ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। समझ आ गई?
तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। आगे देखिए सबसेक्शन 7, where the police officer investigating the case find it convenient so to do। अब उसने इन्वेस्टिगेशन करी और उसको कन्वीनियंट जो चीजें लगी उनको फाइंड कर लिया उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो फिर क्या करेगा, ही में फर्निश टू द accused copies of all or any of the document referred to in subsection 1 clause 5। ये सारी चीजें किसको भेजेगा, अक्यूज को भेजेगा। देखा हुआ ना, मे फर्निश टू द अक्यूज, जो डॉक्यूमेंट उसने सबसेक्शन 5 में किसको भेजे थे, मजिस्ट्रेट को भेजे थे, उन डॉक्यूमेंट को अक्यूज को भी भेजेगा कि साहब आपके खिलाफ ऐसे ऐसे ये चीजें सबूत मिले हमें, उनको सबको भेज देगा। लेकिन उनको नहीं भेजेगा जिनके लिए उसे पहले ही मना कर दिया था, रिलेवेंट नहीं रखी थी जो चीजें। अब देखो सबसेक्शन 8, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 8, यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लेना या 5 स्टार डाल लेना इसमें। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू प्रिक्लूड। ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि इस सेक्शन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने एफआईआर दर्ज कर दी हो, सॉरी फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, कि ये नहीं माना जाएगा कि वो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। लेकिन क्या चीज नहीं हो सकती उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कही थी बात। देखिए रामचंद्र वर्सेस आर उदय कुमार, रामचंद्र वर्सेस आर उदय कुमार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब एक तो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, बार बार थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे किसी चीज को अगर आपको कोई चीज नहीं लगी तो, और दूसरा री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लेकिन सबसेक्शन 8 के बारे में जब कही तो बात कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर हो सकती है उसकी। समझ में आया कुछ? तो बता, रामचंद्र वर्सेस आर उदय कुमार 2009 का केस। देखिए क्या लिखा हुआ, तो कह रहा है कि भाई प्रिक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब उसको एक्सेप्शन में नहीं माना जाएगा, उसको बार नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरीके की फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो की जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस, उस ऑफेंस के संदर्भ में जो बताया था, जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दी थी। लेकिन तब आफ्टर रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 क्या था, जहां पर आपने रिपोर्ट दी थी ना, पूरा चार्ट बना के दिया था, उसके देने के बाद भी की जा सकती है, जो कि आपने फॉरवर्ड कहां की थी, मजिस्ट्रेट को करी थी, लिखा हुआ ना हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट। तो फॉरवर्ड करने के बाद भी आपने जो एफआईआर है, फाइनल रिपोर्ट है या चार्जशीट है, वो मजिस्ट्रेट को दे दी। वैसे तो इन जनरल क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है कि जब पूरी पूरी पहले फाइनल रिपोर्ट दे दी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब ये ऐसा क्यों, मान लो आपने तो पहले बना दी और उसमें तो आपको लगा कि अक्यूज जो है वो गुनहगार है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सबूत मिल गए आपको जहां पर लगा कि भाई साहब ये तो सभी चीजें अलग है, उसके खिलाफ तो कोई सबूत मिल ही नहीं पा रहा, और ये जो है वो किसी और ही पार्टी के खिलाफ है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, वो तो निर्दोष तो मर जाएगा ना ऐसे केस में। आपने दृश्यम मूवी देखी किसी ने, वो मूवी में इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं उसको लेकर के, और उनके जो थाना होता है उसके नीचे ही उस व्यक्ति को गाड़ा रखा होता है देखने। तो फिर उस रिपोर्ट को बंद करवा दिया जाता है उनके द्वारा, लेकिन उनको संदेह तो पूरा था उसको लेकर के, अजय देवगन को, उसकी फैमिली को लेकर के, खूब उसके पीछे पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो वहां पर 169 ही अप्लाई हुआ, लेकिन उसे बॉन्ड जरूर भरवा लिया था उन्होंने। बाद में जिसकी वो बेटा था ना, जिसका बेटा था, वो महिला उससे मिली,
कि सच में बताओ ये है कहाँ, तो उस बच्चे का तुमने किया क्या। ऐसा हुआ था ना उस केस में। तो अब वहां पर उसके लेकर के कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तू बता देता तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर होती तो फिर हो सकती थी ना ये। तो अगर फिर उससे रिलेटेड सबूत मिल जाते तो फिर दोबारा हो सकता था, लेकिन निर्दोष होता फिर उस केस में भी निर्दोष है, पहले तो उसको गुनहगार साबित कर दिया, लेकिन बाद में अगर निर्दोष साबित करना है तो उसके लिए भी हो सकता। इसलिए इस तरीके का एक प्रोविजन इसमें डाला। आगे देखिए, वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन, जहां अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन फर्दर एविडेंस ओरल डॉक्यूमेंट्री। अब एविडेंस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये सारी चीजें तो लेगा दोबारा से, क्या लेगा, फर्दर एविडेंस लेगा, ओरल डॉक्यूमेंट्री जो भी लेगा इसके द्वारा ली जा रही है, जिसने रिपोर्ट सबमिट कराई थी वो ले रहा है, तो फिर उन सब चीजों को जो उसने वापस से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मिले उन सबको मजिस्ट्रेट को दे देगा। दिख रहा है, ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या था, जो कि चैप्टर नंबर 2 में बताया, सेक्शन नंबर सबसेक्शन 2 में बता रखा था एफआर का। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 और क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 2, ये कह रहा है कि जो बार बार ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें करने के लिए कह रहा है ना, अप्लाई द सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 shall apply in relation to such report or reports as they apply in relation to the report forwarded to subsection 2। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसेक्शन 2 में जैसे आपने रिपोर्ट दी थी उसके लिए जो प्रोविजन का इस्तेमाल किया था आपने 2 से लेकर के 6 तक के लिए, तो आप अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर करोगे तो उसको ही रिपोर्ट अब जब दोगे ना उस मजिस्ट्रेट को तो सेम वही प्रोविजन दोबारा से लागू हो जाएगी। वो प्रोविजन क्या थे, जैसे कि आप डायरेक्ट किसको नहीं दे सकते थे, मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते थे, उसके लिए आपको पहले किसको देना पड़ रहा था, सुपीरियर ऑफिसर को देना पड़ रहा था। तो फिर अगर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगा फिर वो मानना पड़ेगा। और अगर डॉक्यूमेंट देने हैं सबूत मिलने के बाद तो फिर वहां पर 170 अगर अप्लाई हो रहा है तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट और सारी चीजें वो प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसा लिखा हुआ है, गलत क्या मेरा? नहीं, अब तो इसे पढ़ा देते, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप पढ़ते तो आईपीसी ले लिया 3 मिनट का और वक्त दो, मैं इसको पूरा समरी कर देता हूँ इसकी, क्योंकि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा ऐसा बता रहा था। बाकी 3 मिनट में ये 174 और 175 और 176 को कंप्लीट करके हाँ 1 मिनट में एक सेक्शन लगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पुलिस इंक्वायर और रिपोर्ट ऑन सुसाइड। देखो यहाँ पर ये सुसाइड केवल लिख के और ईटीसी लिखा है ना, ईटीसी का मतलब क्या हुआ, ये एक एक्सेट्रा, वाह अरे एक्सेट्रा का मतलब ये हुआ कि वो इंटरप्रिटेशन के अंदर आप जो चीज ईटीसी में आ जाती है उसके अंदर और चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। मतलब उसका किसी भी तरीके से मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केस में जब किसी व्यक्ति को लेकर के रिपोर्ट तय करनी होती है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट आप किसको दोगे, वहां पे नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है ना उसको दोगे। उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताओगे साहब ऐसे ऐसे कोई घटना घटित हुई है, तो उसके लिए आपको 3-4 चीजें लिखनी है। पहले तो आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिली, आपके लोकल जुरिसडिक्शन में कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है तो वो घटना कौन सी है, पहले अंडरलाइन कीजिए, इन दैट बिहाफ रिसीव इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कीजिए रिसीव इंफॉर्मेशन। और आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली है, एक तो सुसाइड कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया, अंडरलाइन कीजिए फटाफट से। दूसरा किल्ड बाय अनदर, मतलब दूसरे ने किसी का मर्डर कर दिया, एक ने दूसरे का मर्डर किया उसकी मिली है। या एनिमल के द्वारा मर्डर किया गया किसी का, बाय एनिमल को अंडरलाइन कीजिए। बाय मशीनरी, नंबर 1 2 3 4 5 डाल लेना उनको। मशीनरी मतलब किसी फैक्ट्री में काम करता था और उस मशीन से कट गया वो व्यक्ति, या मशीन तो कुछ भी हो सकती है ना। बाय एक्सीडेंट, गाड़ी से मर गया। और died under the raising reasonable suspicion that some other person, और उनको ऐसा लग रहा है कि किसी और व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मारा है,
तो ऐसे केस में उसकी इंफॉर्मेशन देखो लिखा हुआ है he shall immediately give intimation, अंडरलाइन कीजिए इंटीमेशन। इस बात की सूचना जो है किसको दी जाएगी? टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। और उस मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो कि उस मृत्यु के लिए क्या कर सकता है? इंक्वेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है इंक्वेस्ट। बताओ इंक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? हाँ देखो, यहाँ पर इंक्वेस्ट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु की समीक्षा जो की जाती है ना, वो क्या कैसे मरा, इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है उसके बारे में, वो तो कौन करेगा? पुलिस करेगी। लेकिन वो मरने के बारे में जो इंक्वेस्ट हो रही है, मतलब इंक्वेस्ट का इन द सेंस होता है इंक्वायरी करना, लेकिन वो इंक्वायरी किसके रिगार्डिंग हो रही है? उस डेथ के रिगार्डिंग हो रही है। तो जब डेथ की कभी इंक्वायरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्वेस्ट कहते हैं। और जब उसकी जो रिपोर्ट निकल के आती है तो उसे कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना इस चीज को। तो सबसे पहले तो इनको देनी है। और अगर मान लो इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम ने या एसडीएम ने अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन अलग से दे रखी है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है और उन्होंने कोई ऑर्डर दे रखा है अलग तरीके से, जिनको डायरेक्ट किया गया है कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह डीएम या एसडीएम सुने उस मैटर को, स्पेशल ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया और उन्होंने कोई डायरेक्शन दिया अपनी तरफ से, तो फिर उस केस में उनके द्वारा उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। शेयर प्रोसीड टू द प्लेस, उस प्लेस की। देखा होगा ना आपने, अगर कभी देखा हो कभी किसी की डेथ होती है और सड़क पर उस पर निशान बना के जाते हैं कि कैसे कैसे मार्किंग करके जाते हैं, वही वाली बात है। वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसेस्ड पर्सन, कि जहां वो ऐसी डिसेस्ड पर्सन की बॉडी पड़ी थी उस प्लेस को, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और वहां पर जो उसको देखने वाले पड़ोसी है उसके, जिन्होंने उसको देखा है, मतलब विटनेसेस की बात कर रहा है, जो 2 या 2 से ज्यादा है, उनको लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वो ड्रॉ अप द रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको लेकर कि डेथ कैसे कॉज हुई, क्या हुआ, क्या उसको घटना हुई। मतलब वुंड का मतलब मान लो किसी ने चाकू घुसा दिया तो उसमें जो इंजरी होती है ना उसको बोलते हैं वुंड्स। चाकू घुसाने पर जब जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं वुंड्स। ये आप फॉरेंसिक साइंस में पढ़ते हो। फ्रैक्चर, ब्रूसेस पता है क्या होता है? नील पड़ना, जैसे आप किसी को घसीटते हो ना, घसीटने से उसको जो नील पड़ जाती है या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और अदर मार्क ऑफ इंजरी, और कोई अदर मार्क हो फाउंड ऑन द बॉडी, ये सब चीजें रिपोर्ट में लिखी जाएगी। स्टेटिंग इन व्हाट मैनर, किस तरीके से लिखी जाएगी वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऑर्डर एसडीएम या डीएम ने दिया है उस तरीके से, या स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने बता रखा उस तरीके से। और कोई अगर वेपन मिला है, कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है, कोई और तरीके की मार्क मिले है, देखा हो आपने जब प्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, कभी किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है या किडनैप कर लेता है ना उसको, तो वहां पर वो अपनी एक वो निकाल के मार्क छोड़ देता है, लिखते नहीं है क्या, ये छोड़ देता ना तो पता चल जाता है कि वहां पर प्रेस आया था। अरे अपने मार्क छोड़ के जाना यार। कल वो आप मूवी बताए थे ऋतिक रोशन की जिसमें अंधा था, वो भी हर जगह पे मारने के बाद है ना छोड़ के जा रहा था। बिल्कुल। अच्छा, वो ऋतिक रोशन की वो वाली मूवी नहीं थी, वो वाली मूवी है जहां पर धूम वाली मूवी है ना, धूम 2 धूम 3, उसके अंदर जब वो चोरी मिनट हो गए, आगे काबिल में भी छोड़ के जाता है, काबिल में भी छोड़ के जाता है सर वो, लेकिन वो खुद से रिलेटेड नहीं छोड़ता, जिसको मारता है ना उससे रिलेटेड खुद छोड़ के जाता है। आगे देखिए सब सेक्शन 2, यहाँ पर कह रखा है कि मान लो कोई रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर के उसके ऊपर साइन की जाएगी, पहले तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसने ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी उसको,
ठीक है। और जो भी लोग हैं अदर पर्सन जो है उनसे रिलेटेड जिनसे किया जा रहा है उनकी भी साइन होंगी, और ये रिपोर्ट जो है एसडीएम या डीएम को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने की ना। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो सबसेक्शन 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ये भी लिख लो कि कौन सा अमेंडमेंट से आया था। 19 एक्ट नंबर 46 ऑफ 1983, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। आपको पता ही होगा एक्ट नंबर 46 ऑफ 1983, 7 साल के अंदर अंदर, जैसे मान लो किसी लेडीज की शादी हुई, किसी महिला की शादी हुई और वो 7 साल के अंदर वो अगर सुसाइड कर लेती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमेशा उसके घर में ससुराल वालों की होती है कि उन्होंने ही मारा है इसको कुछ ना कुछ करके। या ऐसा 7 साल के अंदर अगर कोई महिला की डेथ हो जाती है किसी तरीके से, तो उसकी सर्कमस्टांसेस और रीजनेबल सस्पिशन से ये पता चल जाता है उसमें कोई व्यक्ति ने मारा उसको। तो फिर ऐसे जो केस होते हैं वो संदेह वाले केस होते हैं। तो यहाँ पर शेयर भी प्रिज्यूम लिखा होता है, आपको बताओ, पढ़ते हैं ना इसके बारे में? कहाँ पे पढ़ते हैं? इंडियन एविडेंस में शेयर कहाँ पे? 113 बिल्कुल। The case related to the death of a woman within the 7 years of her marriage, 7 years of her marriage, any relative of the woman has made a request in this behalf. अब मान लो मर गई वो तो रिक्वेस्ट कैसे करेगी? तो उसके अगर घर वाले कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे इसकी मृत्यु हुई है और वो किसी के ऊपर डाउट करते हैं कि भाई साहब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, भाई डेथ हो गई लेकिन आप बता नहीं रहे उसके बारे में, जब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हो जाती है और संदेह है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो तुम कहते हो कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उसके घर वाले कहते हैं ना कि साहब इसकी इंक्वायरी करो, इसमें क्या हुआ था, पोस्टमार्टम करने के लिए कहते हैं और दुनिया भर की चीजें होती है। तो वो सारी चीजें होंगी, तो वो रिक्वेस्ट अगर कोई दे रहा है ऐसे केस में, या एनी डाउट ऑफ वेयर द कॉज ऑफ डेथ, अगर किसी तरीके का डेथ को लेकर के संदेह है कि यार ये मरा तो दवाई खा के, इसको किसी ने जहर दिया है, ऐसी कोई सिचुएशन, या पुलिस ऑफिसर को कोई और संदेह हो किसी चीज को लेकर के और उनको लग रहा है कि इसको लेकर के कोई सस्पेंशन है किसी तरह, तो फिर उस केस में भी ही शेयर फॉरवर्ड द बॉडी। तो वो जो मजिस्ट्रेट है, सॉरी पुलिस ऑफिसर है, उसकी बॉडी को कहां भेजेगा? पोस्टमार्टम के लिए भेजेगा, एग्जामिन करने के लिए किसी नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा हो, या किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा हो। और अगर मान लो उसको ऐसा लग रहा है, इसको अंडरलाइन कर ले, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा से, इफ से स्टार्ट है और ये यूजलेस लिखा हुआ है ना यहाँ तक, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा डाल ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई। ये एक सिचुएशन बता रखी है कि कब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास या किसी और व्यक्ति के पास ले जाया जा सकता है उसको। ये कह रहा नियर मजिस्ट्रेट नहीं, नियरेस्ट डॉक्टर सिविल सर्जन के पास पोस्टमार्टम करवाना है ना उसका, तो उसको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस बॉडी को अगर मैं वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उसको लग रहा है इस बॉडी को मैं अगर जल्दी से जल्दी नहीं लेके गया ना, ये बॉडी खत्म हो जाएगी, इसमें से एविडेंस निकल जाएंगे, जो एविडेंस साक्ष्य मिल सकते थे उससे। तो फिर ऐसे केस में लिखा हुआ ना, द स्टेट ऑफ द वेदर, वेदर की स्थिति को देखते हुए, और डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग फॉरवर्डेड, और डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस बॉडी को ले जाने में, तो उसके जो मेन जो मार्क लगे हुए थे और चीजें थी वो खत्म हो सकती है, तो उनके बारे में, और फिर बाद में उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे तो वो यूजलेस होगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे केस में वो नियरेस्ट किसी भी सर्जन के पास ले जा सकता है। ठीक है। अब सबसेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसेक्शन नंबर आपका 3। सबसेक्शन नंबर 4 देखिए, फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड होल्ड इंक्वेस्ट, ऐसा जो मजिस्ट्रेट है जो कि इंक्वेस्ट कर सकता है, ऐसी कार्रवाई कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है ऐसे केस में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो सारे के सारे उसकी जांच भी कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, अब उसकी इंक्वेस्ट कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं उसको लेकर। ये कौन कौन कर सकते हैं उन सबके नाम भी लिखे हुए हैं जिनके पास शक्ति है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 175 जो है वो क्या बता रहा है?
175 जो है वो कह रहा है कि 174 के अंदर अगर किसी तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है और वहां पर जो छोड़ो, थैंक यू, कॉपी चेक करके लाया आपको। ये थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपकी अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी इसे रिमूव करते हैं। जो लिंक मिलेगी ना आपको वो उन सर से मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, ठीक है।